everyone, welcome and welcome back to my channel IGNU Pathshala. Today we will be covering unit number 7, Economy and Society in the Post-Gupta Period. Post-Gupta period मतलब कि गुप्ता पीरियड के बाद में, जिस टाइम पे गुप्ता पीरियड डिक्लाइन पे था, धीरे धीरे जो है फिनिश हो रहा था, तो उस टाइम पे क्या क्या चेंजेस आए इन द इकोनॉमी एंड द सोसाइटी। गुप्ता पीरियड के बारे में हम यूनिट नंबर 2 में ऑलरेडी इन डिटेल पढ़ चुके हैं। आप प्लेलिस्ट चेकआउट करो, यूनिट 2 पहले देखो, तब आप इस यूनिट को ज्यादा समझ पाओगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद चैप्टर। इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि जो बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट सिटीज थी ड्यूरिंग रिजाइन ऑफ गुप्तास, ठीक है, वो क्या हो रही थी, डिक्लाइन पे आ गई थी। सिटीज कौन कौन सी थी, तक्षशिला, कौशाम्बी, पाटलिपुत्रा, ठीक है, इन सब जगहों पे क्या चल रहा था, डिक्लाइन आ गया था। नेक्स्ट जो ट्रेड एक्टिविटीज थी वो ना के बराबर हो गई थी, बहुत ज्यादा जगहों से ट्रेड क्या है, बंद हो गया था। ये हमें कहां से पता चलता है, जो कॉइन्स हैं, जो कॉइन्स आगे के टाइम पीरियड में, जो ये पोस्ट गुप्ता टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में जो कॉइन्स है वो बहुत ज्यादा कम मिले हैं और लिमिटेड मिले हैं। ठीक है, एग्जीबिशंस में जब हिस्टोरियंस ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने इस चीज पे स्टडी की तो देखने के लिए मिलता है कि कॉइन्स जो है बहुत ज्यादा कम मिंट किए जा रहे थे, जिससे पता चलता है कि जो ट्रेड एक्टिविटीज थी वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही थी। नेक्स्ट वी विल सी कि डिक्लाइन हो रहा था ट्रेड एक्टिविटीज के अंदर, इसी की वजह से एक न्यू सोशल ग्रुप सोसाइटी के अंदर हमें इमर्ज होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अभी हम लेटर ऑन पढ़ेंगे इन डिटेल कौन कौन सी न्यू कास्ट सोसाइटी के अंदर बन रही थी। ओके, एंड जो अदर कास्ट थी उनका क्या स्टेटस था, क्या हायरार्की थी सोसाइटी के अंदर या नहीं थी, वी विल स्टडी लेटर इन दिस चैप्टर। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमी से। तो इकोनॉमी जो थी पोस्ट द पीरियड में गो थ्रू हुई है अ लॉट ऑफ चेंजेस। क्या चेंजेस थे, पहले जो इकोनॉमी थी ना वो एग्रेरियन थी। ठीक है, कि ज्यादा लोग जो है फार्मर हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं किंग को। ओके, अब एक न्यू जो है, हम कहते हैं ना एक तरीके से फैशन आया मार्केट में, लैंड ग्रांट का। पहले से लैंड ग्रांट था, ऐसा नहीं है कि लैंड ग्रांट पहले होता ही नहीं था, एकदम से होने लगा, नहीं, पहले से था बट इतना ज्यादा नहीं था। जो परसेंटेज अमाउंट प्रोपोर्शन बढ़ा पोस्ट गुप्ता पीरियड में लैंड ग्रांट का, बहुत मेन सेंटर ऑफ इकोनॉमी बन गया लैंड ग्रांट। ओके, लैंड ग्रांट किसको दिए जाते थे, ब्राह्मण्स को एंड रिलीजियस स्टैब्लिशमेंट, जैसे कि मंदिर हो गए, मोनास्ट्रीज हो गई, बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज होती थी ना उनको, जैन मॉन्क हो गए उनको, जो रिलीजन से लोग जुड़े हुए हैं उनको दी जाती थी लैंड ग्रांट। लैंड ग्रांट का मतलब क्या है, भूमि दान देना, यानी कि ये एरिया दे देना लैंड ग्रांट में, ब्राह्मण को दे देना कि भाई अब आपका इस पे जो है हक है, अब इससे जो भी टैक्स आएगा वो आप लोग रखोगे, या ये लैंड है, ये लैंड हम दे रहे हैं, यहाँ पे आप रहो, अपने रिलीजन का प्रचार प्रसारण करो। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, 5th सेंचुरी से क्या देखने के लिए मिलता है कि जो रेवेन्यू है डोनेटेड लैंड का, वो ट्रांसफर होने लगा टू दी डंस। डंस हम किसको कह रहे हैं, जिसको राजा लैंड ग्रांट दे दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर ब्राह्मण को दे दिए तो ब्राह्मण कौन हो गए, डंस हो गए। बट द माइंस एंड मिनरल्स इन द सेड एरिया वर आल्सो ट्रांसफर्ड। देखो, लैंड ग्रांट हम जब हम कर रहे हैं, राजा कर रहा है बेसिकली, तो जो उसके टैक्स है ना, जो टैक्स, जो भी खेती है, अगर खेती की जमीन है तो जो भी फार्मर उगा रहा होगा उस पर जो टैक्स है वो ब्राह्मण को जाएगा। अदर देन अगर कोई ऐसी जमीन है जिसके नीचे खनिज पदार्थ है, फॉर एग्जाम्पल कोल है, पेट्रोलियम है, ऑयल है, ठीक है, इस टाइप का कुछ भी चीज है, तो उस मिनरल की जो अथॉरिटी है, कंट्रोल है, वो भी उसके हाथ में जाएगा, जिसको लैंड जो है वो डोनेट किया गया है। अगर मंदिर को डोनेट किया गया है, टेम्पल को, तो टेम्पल वालों को जाएगा उसका कंट्रोल, अब उसका यूज कैसे भी करें। ठीक है, एंड अगर मतलब मोनेस्ट्रीज को दिया गया तो मोनेस्ट्रीज के पास जाएगा वो कंट्रोल। अब इसमें इस पूरे पैराग्राफ में हमने 3 चीज सीखी। पहला कि लैंड ग्रांट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया, दूसरा कि लैंड ग्रांट जो था वो किसको किया जाता था, ब्राह्मण्स को एंड टेम्पल और मोनेस्ट्री जैसी एस्टैब्लिशमेंट्स को। थर्ड हमने देखा कि 5वीं शताब्दी आते आते हमने ये देखा कि जो रेवेन्यू है डोनेटेड लैंड से, वो भी किसको जा रहा है, जो ऑनर है, जिसको डोनेट कर दिया गया लैंड, उसको जा रहा है। आप ऐसे समझो बेसिकली, ठीक है, उसको जा रहा है, वो भी 2 टर्म्स में। फर्स्ट तो टैक्स अगर कोई भी पे कर रहा है, ठीक है, तो वो रेवेन्यू जाएगा। सेकंड जाएगा अगर माइन मिनरल्स हैं, वो लैंड की जो वैल्यू है वो और बढ़ा देता है, अगर वहां पे खनिज पदार्थ है तो। ओके, तो उसका ऑनर भी कौन हो जाएगा, जिसको लैंड ग्रांट कर दिया गया है बाय किंग।
अब ये सब हमें कहाँ से पता चलता है, तो कुछ लिटरेचर है जैसे कि धर्मशास्त्र हो गया। ओके, यहाँ से हमें पता चलता है कि लैंड ग्रांट बहुत ही ज्यादा उस टाइम पे चर्चा पे था। नेक्स्ट हम देखेंगे डिक्लाइन ऑफ ट्रेड। तो कमर्शियल डिक्लाइन हमें देखने के लिए मिलता है। जो इनफ्लो है रोमन कॉइन्स का वो बंद होने लगा था। सिल्क और स्पाइसेस का जो ट्रेड था वो हल्का पड़ गया था। एंड जो रिमेन ट्रेड बचा भी था, जो थोड़ा बहुत जो है एसेंशियल कमोडिटीज का ट्रेड हो भी रहा था, और जो प्रीसियस कमोडिटीज होती हैं जैसे जो बहुत महंगी हैं, जो जिनकी डिमांड है। ओके, तो जो इन चीजों का ट्रेड हो भी रहा था, तो वो भी जब हुनाज ने इन्वेड किया इंडिया को तो वो भी बंद हो गया। ओके, एंड टाइम पे हिस्टोरिक ने स्टडी किया कि कुछ छोटा मोटा जो ट्रेड था वो चाइना से और साउथ ईस्ट एशिया से बचा था, मतलब आसपास की जगहों पे जो दूर ट्रेड था, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड था वो ऑलमोस्ट वैनक्विश्ड हो गया था, खत्म हो गया था। अनदर पॉइंट इज लॉन्ग डिस्टेंस इंटरनल ट्रेड, जैसे कि भारत बहुत बड़ा है, इंडिया बहुत बड़ा है पुराने टाइम से, और पुराने टाइम में तो बहुत ज्यादा बड़ा था। जो पाकिस्तान वाला एरिया वो भी इंडिया में आता था, बांग्लादेश वाला एरिया भी आता था। ओके, तालिबान वाला एरिया भी इंडिया में आता था। चाइना भी, चाइना का भी कुछ पार्ट जो तिब्बत वाला पार्ट है, ठीक है, नेपाल भी इंडिया का पार्ट था। तो जिस उस टाइम पे जो इंडिया था वो बहुत बड़ा था। तो इंडिया में जो इंटरनल ट्रेड था, मान लो नॉर्थ से साउथ में अगर ट्रेड हो रहा है तो काफी एरिया है ना, तो जो लॉन्ग डिस्टेंस इंटरनल ट्रेड था वो भी बहुत ज्यादा वीकेंड हुआ, डिक्लाइन होता हुआ हमें दिखा। ओनली जो बेसिक नेसेसिटीज है उनका ट्रेड जो है कंटिन्यू रहा, बाकी जो भी अदर कम्युनिटीज थी उनका ट्रेड जो है डिक्लाइन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट इज पैसिटी ऑफ कॉइन्स। देखो, गुप्ता पीरियड की जो एक स्पेशलिटी थी वो ये थी कि उस टाइम पे हमें गोल्ड कॉइन देखने के लिए मिलता है, सोने की मुद्राएं। जो गुप्ता डायनेस्टी के जो राजा रहे उन्होंने मिंट करवाई। धीरे धीरे हम क्या देख रहे हैं, जो कॉइन्स हैं वो सोने के क्या, हमें कॉपर के भी नहीं देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे किंग बदलते जा रहे हैं, डायनेस्टीज बदल रही हैं, तो जो कॉइन्स का है वो डिक्लाइन हमें देखने के लिए मिल रहा है। और कॉइन्स का डिक्लाइन क्या बताता है कि ट्रेड में डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि जब ट्रेड होगा, जब हम कोई चीज खरीदेंगे बेचेंगे तभी हमें पैसों की नीड होगी, और जब ट्रेड ही नहीं है तो पैसों की नीड कहां से होगी। लेटर ऑन ट्रेड की वजह से क्या हमें देखने के लिए मिल रहा है, टाउन्स में डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है। जो बड़े बड़े टाउन्स थे, जो सेंटर बने हुए थे इकोनॉमी का, मार्केट का, वो टाउन्स जो है हमें डिक्लाइन होते हुए देख रहे। कौशाम्बी, उज्जैनी, तक्षशिला, संघोल, बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए, मथुरा, इन सब जगह हमें डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है। अभी जो डिक्लाइन है टाउन्स का, ये हमें लिटरेचर एज वेल एज इंस्क्रिप्शंस में भी देखने के लिए मिलता है। जो डिक्लाइन है बुद्धिस्ट टाउन का, वो किसने मेंशन किया है, ह्यू टिसैंग। जू जैंग हम इसे पढ़ते हैं, कोई हंसेगा नहीं, टी इसमें साइलेंट है। जू जैंग हम इसको पढ़ते हैं। ये एक कौन थे, ट्रैवलर थे, जो इंडिया आए थे विजिट करने, देखने कि भाई इंडिया में क्या क्या चीजें हैं, कैसी चीजें। इन्होंने फिर अपनी प्रॉपर जो है हर चीज पे क्या दिया, कमेंट दिया है, अपनी बुक में लिखा है। तो इन्होंने हर्षवर्धन के टाइम पे विजिट किया था इंडिया, और उन्होंने बताया है कि कैसे बुद्धिस्ट टाउन जो है उस टाइम पे डिक्लाइन कर रहे थे नॉर्दर्न इंडिया में, इन पोस्ट गुप्ता इरा। पोस्ट गुप्ता लिटरेचर में भी कुटरीमट्टम, कुटनी अमट्टम, ये पढ़ेंगे हम इसको, ठीक है। पोस्ट गुप्ता लिटरेचर में भी हमें देखने के लिए मिलता है कि डिक्लाइन। ओके, अब इसमें से क्या याद रख सकते हो आप, जू जैंग जो है आसान है, ये लिटरेचर का नाम ये नहीं याद रहेगा, और अभी रट्टा लगा भी लोगे ना तो एग्जाम के टाइम पे डेफिनेटली भूलोगे। तो जू जैंग याद रख लेना बस। लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेंशन है कि पिलग्रिमेज जो सेंटर था ना वो कंटिन्यू रहा, मतलब जहां पे रिलीजियस एक्टिविटीज होती हैं वो टाउन सरवाइव कर गई। ठीक है, जो उस टाइम पे फेमस रिलीजन थे वो टाउन जो है सरवाइव कर गए, फॉर एग्जाम्पल टेम्पल्स वगैरह। ओके, नेक्स्ट इज एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर। अब खेती की क्या हालत थी वहां पे ये देख लेते हैं। जो पेट्रोनेज था किंग्स का, प्रिंस का, चीफ्स का, टू एग्रीकल्चर, इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर फैसिलिटीज, इरिगेशन फैसिलिटीज, इंक्रीजिंग नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। तो जो किंग थे, राजा, जो भी राजकुमार वगैरह थे, वो सब क्या कर रहे थे, इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए, कि भाई अगर बारिश नहीं हो पर्याप्त मात्रा में तो हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज हो, इन सब में वो क्या कर रहे थे, पेट्रोन, पेट्रोन करना मतलब क्या होता है, इन्वेस्ट कर रहे थे। ओके, जिससे जो इकोनॉमी है, एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रांग हो सके। बट क्या देखने के लिए मिलता है धीरे धीरे कि भाई जो टाउन्स हैं वो डिक्लाइन हो रहे हैं। टाउन डिक्लाइन हो रहे हैं तो क्या हो रहा था, जो स्किल आर्टिशियंस थे जो उन टाउन में काम कर रहे थे, अपना कोई मान लो हैंडीक्राफ्ट बेच रहे थे,
कोई पॉटरी बना के बेच रहा है, कोई बीड्स बेच रहा है, कोई ऑर्नामेंट्स बेच रहा है। तो जो स्किल आर्टिशियंस थे ना, ये कंट्री साइड मूव कर गए, गांव के साइड मूव कर गए खेती के लिए, क्योंकि ट्रेड डिक्लाइन होने लगा। तो इनके पास एकमात्र रास्ता क्या बचा खाने कमाने का? खेती। ठीक है, तो एक खेती की तरफ जो है शिफ्ट कर गए। 50 से ज्यादा रूलिंग पावर्स, मतलब छोटी छोटी डायनेस्टी है, छोटे छोटे चीफ्स हमें देखने के लिए मिलते हैं 5th to 7th सेंचुरीज के टाइम पे, डीकेन और सेंट्रल इंडिया के अंदर। अब इनका स्प्रेड कहाँ से आता गया आप पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें बस इतना ध्यान रखना है एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर कैसा था। ओके, तो एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर कैसा था उस टाइम पे? एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर की तरफ हमें मेजर फोकस शिफ्ट होता हुआ दिख रहा था। क्यों? बिकॉज जो हमने भी पढ़ के आए कि टाउन्स वगैरह डिक्लाइन हो रहे थे, तो जो भी स्किल्ड आर्टिशियंस थे वो कहाँ मूव ऑन कर गए? कंट्री साइड मूव ऑन कर गए। ओके, तो पोस्ट गुप्ता टाइम में बेसिक फोकस कहाँ पे आ गया? हमारा एग्रीकल्चर पे आ गया। अब हम थोड़ा विलेज में, जो गांव में लोग मूव ऑन कर रहे हैं, मूव ऑन नहीं, गांव में मूव इन कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे हम देखिए कैसा स्ट्रक्चर है। फर्स्ट इज ग्राम। ग्राम यूज करते थे हम विलेज के लिए। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट हमें अलग अलग जगह देखने के लिए मिले हैं, क्योंकि भारत में विविधताएं हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग हैं, उनका रहन सहन अलग है, तो हर जगह का अपना अलग अलग है। कॉमन क्या था कि विलेज को गांव कहते हैं, बाकी हर जगह पे आपको कुछ ना कुछ अलग चीजें देखने के लिए मिलेंगी। पाली यहाँ की आम भाषा थी जिसमें लोग बात करते थे। पटका कहते थे पार्ट ऑफ विलेज को। ओके, जिसे हम अभी कह देते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल हम कहते थे ना गली, ये गली या ये ब्लॉक, तो उस टाइम पे पार्ट ऑफ विलेज को क्या कहते थे? पटका कहते थे। नेक्स्ट, हर्ट्समैन को कहते थे घोषास। तो मतलब यहाँ पे प्रॉपर ग्रुप के भी नाम थे। लार्ज नंबर ऑफ कॉपर प्लेट मिलती हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड से, जिन्होंने लैंड ग्रांट को रिकॉर्ड किया है। मतलब वहां पे प्रॉपर रिकॉर्ड किया गया है कि भाई कौन से राजा ने किसको लैंड ग्रांट किया है, ब्राह्मण को दिया है या किसी और कम्युनिटी को दिया है, और किस लिए दिया है। नेक्स्ट, कॉपर प्लेट ये भी मेंशन करती थी कि किस टाइप का लैंड ग्रांट दिया गया है। भाई कल्टीवेटेड है, खेती करने लायक है, या बंजर जमीन है, या वाटर लॉक्ड है, मार्शी है, मार्शी मतलब बालुई है ना, रेतीली, ग्रासी है, हरी भरी है, या फॉरेस्ट, ये जंगल की जमीन है। ओके, जो ब्राह्मण्स को लैंड डोनेट किया जाता था उसको कहते थे ब्रह्मदया। ये यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। ब्रह्मदया जो लैंड डोनेट किया जाता था, किसको किया जाता था? ठीक है, पीवाईक्यू में या तो ये ऑप्शन में है, मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इट। तो ये ब्रह्मदया, ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट, एग्रीगेरियन रिलेशंस कैसे थे? तो डन, जैसे मैंने आपको बताया, कहा जाता था किसको? जो कि रिसीव करा लैंड ग्रांट, राजा से। अब मैंने आपको ये भी बात बताई कि जो भी उस जमीन पे अगर कल्टीवेटेड लैंड है, ऐसा लैंड है जिसको उगाया जा सकता है, तो उससे जो भी टैक्स आएगा वो भी कौन कलेक्ट करेगा? ओनर ही कलेक्ट करेगा, जिसको राजा ने दान दिया है। ओके, अब ये सब इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये रेगुलर टैक्सेस हैं कुछ, बस हमें इतना याद रखना है कि वो टैक्सेस जो भी कलेक्ट करेगा उसका किसको जाएगा? वो ऑनर को जाएगा, जो भी अमाउंट होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्यूडियल लैंड टेन्योर, यानी कि यज्ञविका एंड बृहस्पति ऑथर्स ऑफ स्मृति वर्क मेंशन 4 ग्रेड ऑफ लैंड राइट इन द सेम पीस ऑफ लैंड। अब इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा तो आपसे क्या पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो लैंड राइट्स देखने में 4 टाइप के होते थे। पहला कि राजा के पास लैंड राइट है। दूसरा, जिसकी जमीन है, पुश्तैनी जमीन होती है ना, तो मास्टर ऑफ द लैंड के पास लैंड राइट है, जो कि लैंड ग्रांट कर सकता है, भूमि दान कर सकता है। थर्ड, कल्टीवेटर, ठीक है, जो खेती कर रहा है उसके पास लैंड राइट है। जैसे कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, कुछ लैंडलॉर्ड ऐसे होते हैं जो खेती नहीं करते, अपनी जमीन को क्या कर देते हैं, वो दूसरे को दे देते हैं खेती करने के लिए। ठीक है, बट कुछ कल्टीवेटर ऐसे होते हैं जिनकी लैंड भी खुद की होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे फादर की जमीन है, ठीक है, तो वो उस पर खुद ही खेती कर रहे हैं। ओके, ऐसे कुछ सब टीनेंट होते हैं जिनको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे देते हैं ना, कि आप 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए लो, मेरी जमीन ले लो और आप इसको उगाओ। तो इस टाइप के लोग जो है लैंड ग्रांट करते हैं, इनके पास लैंड राइट, भूमि के राइट्स होते हैं। नेक्स्ट, अब इसी तरह लैंड ग्रांट की वजह से क्या है, हायरार्कियल राइट्स बन गए हैं। ठीक है, हायरार्की ऑफ लैंडलॉर्ड व्हिच इज लिव्ड ऑफ द सरप्लस प्रोड्यूस्ड बाय द एक्चुअल कल्टीवेटर। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कल्टीवेटर और टीनेंट कौन होते हैं? जो उनकी जमीन पे काम करते हैं। कभी कभी कल्टीवेटर वो भी होता है जिसका खुद का लैंड होता है, मैंने एग्जाम्पल दिया अभी। ओके, तो यहाँ पे मेन बात क्या आ रही है, जो मास्टर ऑफ द लैंड होते हैं, जो कि लैंडलॉर्ड होते हैं, जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन, बहुत बहुत जमीन है। ठीक है, तो लैंडलॉर्ड फायदा उठाते हैं कि जो भी सरप्लस आता है
तो उसका कुछ परसेंटेज अपने पास रख लेते हैं। तो ऐसे हायरार्की दिखा रहे हैं कि कैसे कि लैंड डोनेशन में भी कि एक बंदा है, एक इंसान है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है। ओके, नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी। अब इस टाइम पे क्लोज इकोनॉमी की ग्रोथ होने लगी। अब मैं इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझाऊंगी, इतना पैराग्राफ कुछ पढ़ने के लिए नहीं है। क्लोज इकोनॉमी की ग्रोथ होने लगी क्यों? क्योंकि जब कोई अदर एक्टिविटी बची नहीं, ट्रेड बचा नहीं, ट्रेड ऑलमोस्ट वैनिश हो गया, खत्म होने वाला है, तो जो पूरी इकोनॉमी थी वो किसके अराउंड आ गई? एग्रीकल्चर के अराउंड आ गई। ठीक है, और एग्रीकल्चर में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके अराउंड आ गई। तो एक क्लोज इकोनॉमी की जो शुरुआत है वो उस टाइम पे होने लगी। ठीक है, कि बस जो एग्रीकल्चर मेन फोकस है, सोर्स है, और जो लोग काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, जो भी फार्मर्स हो गए, जो भी लोग इंक्लूड हैं, वो लोग। नेक्स्ट, सोशल स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो न्यू सोशल ग्रुप जो है इमर्ज होने लगे। सबसे पहले हम समझेंगे फोरफोल्ड वर्ण सिस्टम क्या था। सबको पता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना? ये पूरा वर्ण सिस्टम है जिसमें ब्राह्मण का क्या काम है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ रहे हो, इतना आपको पता होगा कि चारों का क्या काम है ना? हम 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं। तो फोर फोल्ड वर्ण डिवीजन है। कोई एक समझदार व्यक्ति से मैं कहूंगी आप जो है कमेंट में जो है मेंशन कर देना चारों का क्या काम है, तो जिनको नहीं पता वो जाके पढ़ लेंगे। ओके, तो फोर फोर वर्ण सिस्टम है। अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड में, कि इन 4 वर्ण सिस्टम के भी अलावा हमें न्यू सोशल ग्रुप्स देखने के लिए मिल रहे हैं जो कि इसमें अपने आप को फिट नहीं मानते, कि भाई ना हम ब्राह्मण है, ना हम क्षत्रिय है, ना हम वैश्य है, ना हम शूद्र हैं। ठीक है, वो अपने आप को आउटसाइड ऑफ दिस वर्ण सिस्टम मानते हैं। किस टाइम से हमें देखने के लिए मिल रहा है? 9th-10th सेंचुरी टाइम पीरियड है। अब कौन कौन से हैं वो? सबसे पहले थे कास्थ्यास, ट्रेडर्स जो ट्रेड करते हैं। मेंबर ऑफ द रिच डोमिनेंट पीजेंट्री, यानी कि ऐसे लोग जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन है। नई नई जाति हमें देखने के लिए मिल रही है। कास्थ्यास हो गया, शूद्रास हो गया, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया। अब ये जो मेन जातियां थी पहले से, इन जातियों को अफेक्ट कर रही है न्यू जाति। ये जो न्यू जाति कास्ट इमर्ज होके आ रही है, अभी हम लेटर ऑन पढ़ेंगे भी कौन कौन सी जाति है ये। देखो, ग्रेड्स ऑफ लैंडलॉर्ड एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम द पीजेंट टर्म सच एज भोगी, भोक्ता, भोगपति, महाभोगी, वृद्धभोगी। अब देखो इतना कॉम्प्लेक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल सा इस लाइन का मतलब बता देती हूँ। लैंडलॉर्ड का मतलब है जो बहुत ही ज्यादा अमीर है, जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन है। पीजेंट कौन हो गया? जिसके पास थोड़ी जमीन है और वो अपनी उस जमीन पे खेती वगैरह कर रहा है और अपना जो है टैक्स वगैरह कलेक्ट कर रहा है, और उसमें से जो कुछ पोर्शन है जो राजा टैक्स लगाता है, कितना परसेंटेज आपको देना है, वो प्रोड्यूस राजा को दे रहा है। लैंडलॉर्ड के पास क्या बहुत सारी जमीन है, तो उसने बहुत सारे लोगों को अपॉइंट कर रखा है कि आप मेरी जमीन पे खेती करो और आप जो है मुझे टैक्स दो। ठीक है, उस पे से। अब लेटर ऑन यहाँ पे जो है कंफ्यूजिंग है, इतना पढ़ने की नीड नहीं है क्योंकि इतना एग्जाम में पूछा नहीं जाता। यहाँ पे बताया गया है कि लैंडलॉर्ड कि क्या क्या नाम से बुलाया जाता था। ठीक है, पीजेंट्री एक होमोजीनियस कम्युनिटी थी। होमोजीनियस कम्युनिटी का मतलब है मिक्स ऑफ। ठीक है, पीजेंट्री के अंदर अमीर भी आते हैं, मिडल वाले भी आते हैं, और बिल्कुल गरीब भी आते हैं। ठीक है, ऐसे पीजेंट्स भी हैं जो दूसरों के खेतों पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टर्म्स लिखे हुए हैं, इतना आपको याद करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट हम देंगे प्रोलिफरेशन ऑफ कास्ट, जहां पे हम देखते हैं कि कुछ ऐसी कास्ट है जो कि फोर फोर जो वर्ण सिस्टम है, ब्राह्मण, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, ये जो 4 वर्ण है इसके अंदर फिट हो रही है। बाकी कुछ ऐसी कास्ट भी देखने के लिए मिलती है जो इसमें अपने आप को फिट नहीं मानती, है ना? पहले हम देखेंगे ब्राह्मण्स के बारे में। तो ब्राह्मण्स इमर्ज हुए किस चीज के लिए? अपनी प्रीस्टली सर्विसेज के लिए, कि भाई जो वो पूजा पाठ कराते हैं, इसकी वजह से वो फेमस होते गए। एंड इवन वो ऑल्दो वो चार्ज करते हैं अपनी, है ना? जो अगर राजा के यहाँ वो कोई यज्ञ वगैरह कराएंगे तो उनको क्या मिलती है? दक्षिणा मिलती है ना? दक्षिणा के नाम पे कितना कितना, अब क्या कहते हैं 501 में अब क्या होता है 1100 तो दो, है ना? एटलीस्ट एक हवन के कहते हैं ना। तो ब्राह्मण्स ने क्या करना स्टार्ट कर दिया? अपनी जो सर्विसेज है उनको कमर्शलाइज करना स्टार्ट कर दिया। तो इसी वजह से हमें लेटर ऑन क्या देखने के लिए मिलता है कि माइग्रेशन हुआ ब्राह्मण्स का, अलग अलग रीजन में फैलते गए, उनकी जो कम्युनिटी है बहुत पावरफुल होती गई, और लैंड ग्रांट भी ज्यादातर ब्राह्मणों को ही दिया जाने लगा। अब इसी के अंदर हमें एक सब कास्ट फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है ब्राह्मण्स का, जो कि राजाओं के बहुत आसपास थे, जो राजाओं से बहुत स्ट्रॉन्ग संबंध बना के रखते थे, जिनको दक्षिणा वगैरह बहुत ज्यादा मिलती थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्षत्रिय। क्षत्रियस कौन होते थे? जो कि लड़ाई वड़ाई करते हैं भाई, जो उनका काम है प्रोटेक्शन करना। ओके,
अब क्षत्रिय वाले जो ये पूरी कास्ट थी कि भाई जो जिनका काम है वॉर पे जाना, वॉरियर्स जिनको कहते थे, तो इसमें फॉरेन एथनिक ग्रुप्स भी इन्वॉल्व होने लगे। फॉरेन एथनिक ग्रुप मतलब जो कि किसी जो बाहर देश से आए हैं और इंडिया में आके उन्होंने अपनी जो है डायनेस्टीज को स्टैब्लिश किया। बैक्ट्रियन ग्रीक, शाकास, पार्थियंस, हुनास, ठीक है, ये भी अपने आप को क्षत्रिय बताने लगे। अब ब्राह्मण्स क्या करते थे? ब्राह्मण्स का काम था इन जो भी ये राजा वगैरह थे ना, इनके वैदिक सेक्रीफाइसेस कराना, इनके महल में जाके, ठीक है। शूद्र का क्या काम था? शूद्र थे पीजेंट्स, रिच पीजेंट, शेयर क्रॉपर, आर्टिशंस, ये सब किस कैटेगरी में आते थे? शूद्र में आते थे, ठीक है। अब उससे भी लोअर क्या था? वैश्यास। वैश्यास के बारे में हमें बताया नहीं गया तो हम इतना पढ़ेंगे नहीं। ग्रोथ ऑफ कायस्था, देखो कायस्था कम्युनिटी होती है जो लैंड ग्रांट इतना बढ़ रहा था ना, तो अब लैंड ग्रांट बढ़ रहा था तो कायस्थास की क्या पड़ी? जरूरत पड़ी। क्यों जरूरत पड़ी? कि भाई अब इतना ज्यादा लैंड ग्रांट हो रहा है तो उसको रिकॉर्ड करने वाला तो चाहिए। कौन रिकॉर्ड करेगा? कौन लिखेगा उसकी कौन सी चीज जो है कहाँ पे दी गई है, किसको दी गई है? तो इसलिए कायस्थास जो कम्युनिटी है इनकी नीड पड़ी, जिनको हम कहते हैं स्क्राइब, जो लेखा जोखा लिखने का काम करते थे। ओके, बस इतना याद रखना है, एज सच इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। एंड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ना कि भाई जो रिपीट हुए हैं इस चैप्टर से बहुत ज्यादा, वो मैं जो है आपको करा दूंगी। ज्यादातर इससे दो ही जो पोर्शन है वहां से क्वेश्चन आता है। पहला इकोनॉमी, जो हमने डिटेल में पढ़ लिया कि कैसे ट्रेड का डिक्लाइन हुआ। सेकंड सोशल स्ट्रक्चर से आता है, जो इसमें जिसमें हमें ये पूरा लिखना है, ठीक है। इसका मैं प्रॉपर जो है आपको पीडीएफ के थ्रू पढ़ा दूंगी, पूरी बुक के क्वेश्चंस, जो भी पीवाईक्यू आ चुके हैं, जो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इतना सर दर्द करने की नीड नहीं है, अपने बस थोड़ा चैप्टर जो है मोटा मोटा समझो कि भाई पोस्ट गुप्ता टाइम पे क्या चल रहा था। चैप्टर पता होना बहुत नीड है, क्योंकि अगर आपको कुछ भी नहीं आएगा तो एटलीस्ट अगर आपको लेक्चर भी याद आएंगे ना थोड़ा बहुत, तो आप लिख पाओगे। नेक्स्ट है अनटचेबल। अनटचेबल नाम से पता चल रहा है भाई जिनको लोग छूना भी नहीं पसंद करते, जिनको इम्प्योर माना जाता है। मतलब अगर हमने इनको छू लिया तो हम क्या हो जाएंगे? पॉल्यूटेड हो जाएंगे, प्रदूषित हो जाएंगे, ठीक है। तो एक कम्युनिटी थी अनटचेबल, जो ज्यादातर गांव के बाहर रहा करती थी, ठीक है। तो फाजियान एंड बाना ने अपने अकाउंट में बताया है कि जो चांडास हैं, चांडास जो थे अनटचेबल थे, ठीक है। और इनको सबसे ज्यादा लोएस्ट माना जाता था सोसाइटी के अंदर, मतलब फोर वर्ण सिस्टम है इसके आउटसाइड माना जाता था इन लोगों को। इनका काम होता था साफ सफाई करना, ठीक है। जो डेड बॉडी होती थी उसको डिस्पोज ऑफ करना गांव से बाहर, ये सब इनके काम हुआ करते थे। नेक्स्ट है क्राफ्ट एंड कास्ट। तो वेरियस कास्ट जैसे कि स्वर्णकार, सुनार जो हम कह रहे हैं, सुनार क्या है? एक अलग जाति है जो कि फोर फोर वर्ण सिस्टम के अंदर नहीं आती। गार्लैंड मेकर, जो मालाएं बनाते हैं। चित्रकार, पेंटर जो होगी, ये भी एक अलग से जाति होगी। बार्बर, नाई हो गया, ये अलग से जाति हो गई, ठीक है। वीवर्स, टेलर, बार्बर, ये सब क्या है? जाति इमर्ज होके आ रही थी पोस्ट गुप्ता पीरियड के एंड में। डिक्लाइन ऑफ वैश्यस एंड राइज इन द सोशल स्टेटस ऑफ शूद्रास। तो यहाँ पे ये देखो, ये बहुत कंफ्यूजिंग है कि पहले हम क्या देखते हैं? सबसे पहले कौन आता है? ब्राह्मण्स, उसके बाद बी से नोट देते हैं ब्राह्मण्स, फिर आते हैं क्षत्रिय, है ना, देन आते हैं वैश्यास, देन आते हैं शूद्रा। जो हम बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं कि वैश्य में कौन होते हैं? जो ट्रेड वगैरह करते हैं वो वैश्य में आते हैं। शूद्रास में कौन आते हैं? जो लोअर होते हैं, लोअर रैंक में लोग होते हैं, ठीक है, वो आते हैं। बट पोस्ट गुप्ता टाइम पीरियड पे क्या हो रहा था कि भाई ब्राह्मण्स जो थे वो तो अपना काम कर रहे हैं, वही पूजा पाठ कराने का, क्षत्रिय वॉरियर वाला काम कर रहे हैं, ठीक है। वैश्यास, वैश्यास क्या थे? वैश्यास का जो स्टेटस है वो हमें डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है, और शूद्र का जो स्टेटस है वो हमें थोड़ा राइज होता हुआ दिख रहा है इस टाइम पे। बिकॉज जो शूद्र कास्ट से लोग आते हैं वो एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे, ठीक है। और जो वैश्य कास्ट से लोग आते हैं वो ट्रेड में इन्वॉल्व थे, ट्रेड में। आर्टिशंस वगैरह जो है वैश्यस में आते हैं, तो ट्रेड में इन्वॉल्व थे। ट्रेड उस टाइम डिक्लाइन कर रहा था, इसलिए उनकी जो एक हम ये कह सकते हैं जो अमीरियत थी, हम ये कह सकते हैं कि जो उनका स्टेटस था वो डिक्लाइन कर रहा था। और शूद्र जो है वो राइज कर रहे थे, बिकॉज वो एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड थे, वो लोग गरीब थे, फार्मर वगैरह ये सब शूद्र में आते थे। और अनटचेबल कौन होगी? इससे भी बाहर, भाई जिनको हम जो छुएंगे ही नहीं, जो पॉल्यूटेड हो जाएंगे अगर छुएंगे तो, ठीक है। अब अगर प्रोलिफरेशन ऑफ कास्ट पे क्वेश्चन आता है तो हमें कैसे बताना है कि ब्राह्मण ने क्या कर दिया? अपनी सर्विसेज को कमर्शियलाइज कर दिया, पैसा लेने लगे। क्षत्रियाज में क्या है? जो बाहर के लोग, फॉरेन जो वॉरियर्स हैं वो भी इंक्लूड हो रहे हैं, बैक्टीरियन हो गए, ग्रीक हो गए, शाकाज हो गए, हुनाज हो गए, ठीक है। वैश्यास का हम
स्टेटस क्या देख रहे हैं, डिक्लाइन हो रहा है, शूद्रास का राइज हो रहा है बिकॉज ऑफ ट्रेड डिक्लाइन हो रहा था। ये हमें लिखना है अगर क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स में। लास्ट इज पोजीशन ऑफ वुमेन भी बतानी है इसके अंदर हमें कि पोजीशन जो थी वुमेन की वो इतनी अच्छी नहीं थी। प्री पबर्टी मैच देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि वो 11-12 साल की उम्र में शादियां, बाल विवाह देखने के लिए मिलते हैं। एंड जो सेल्फ इमोलेशन वाली जो स्थिति है कि जहां पर सती प्रथा जो है बेसिकली सती प्रथा में देखने के लिए मिलती है कि वाइडली एक्सेप्टेड थी कि भाई अगर आपके हस्बैंड की डेथ होगी तो आपको भी जलना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट था कि स्त्रीधन नहीं होल्ड करती थी वुमेन उस टाइम पे, उनके नामों पे जमीन नहीं होती थी। स्त्रीधन क्या होता है, जो हमें गोल्ड मिलता है अपने घर से या जो कैश वगैरह मिलता है, तो स्त्रीधन जो है वो वुमेन के पास नहीं रहेगा, वो जो उसके घर मतलब जो इन-लॉज हैं या जो उसका हस्बैंड है उसके पास रहेगा। ठीक है, तो जमीन नहीं हो सकती जो वुमेन है उसके नाम पे। जो कंडीशन थी वुमेन की वो क्या थी, वर्स थी। एजुकेटेड एजुकेशन उन्हें प्रोवाइडेड नहीं थी, तो ये सब स्थिति थी वुमेन की। तो यहीं पे हमारा चैप्टर क्या होता है, एंड होता है। इसी से हमें पता चलता है कि पहले से ही जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटेड है और जन्मों जन्मों से वुमेन्स को प्रताड़ित किया गया है। नो हेट्स टू बॉयज, ठीक है, कोई डिसलाइक नहीं करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स।